लोगों के बीच विरोधाभासों के सही प्रबंधन पर। हमारा सामान्य विषय लोगों के बीच विरोधाभासों का सही ढंग से प्रबंधन करना है। सुविधा के लिए आइए 12 उपशीर्षकों के अंतर्गत इस पर चर्चा करें। हालांकि संदर्भ हमारे और दुश्मन के बीच विरोधाभासों का होगा, ये चर्चा लोगों के बीच विरोधाभासों पर केंद्रित होगी। पहला, प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के विरोधाभास। हमारा देश पहले कभी इतना एकजुट नहीं था जितना आज है। बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति और समाजवादी क्रांति की जीत और समाजवादी निर्माण में हमारी उपलब्धियों ने पुराने चीन का चेहरा तेजी से बदल दिया है। हमारी मातृभूमि का भविष्य और भी उज्जवल है। राष्ट्रीय फूट और अराजकता के वे दिन, जिनसे लोग घृणा करते थे, चले गए और कभी नहीं लौटेंगे। श्रमिक वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हमारे 600 मिलियन लोग एकजुट होकर समाजवाद के निर्माण के महान कार्य में लगे हुए हैं। हमारे देश का एकीकरण, हमारे लोगों की एकता और हमारी विभिन्न राष्ट्रीयताओं की एकता, ये हमारे उद्देश्य की निश्चित विजय की बुनियादी गारंटी हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे समाज में अब विरोधाभास मौजूद नहीं हैं। ये कल्पना करना कि किसी का अस्तित्व नहीं है, एक भुला विचार है जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से भिन्न है। हम दो प्रकार के सामाजिक अंतर्विरोधों का सामना कर रहे हैं, अपने और शत्रु के बीच और लोगों के बीच के अंतर्विरोध। दोनों प्रकृति में बिल्कुल अलग हैं। इन दो अलग अलग प्रकार के विरोधाभासों को सही ढंग से समझने के लिए हमें पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि लोगों से क्या मतलब है और दुश्मन से क्या मतलब है। लोगों की अवधारणा विभिन्न देशों में और किसी भी देश के इतिहास के विभिन्न अवधियों में सामग्री में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए अपने ही देश को लीजिए। जापान के विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का विरोध करने वाले सभी वर्ग, तबके और सामाजिक समूह जनता की श्रेणी में आ गए, जबकि जापानी साम्राज्यवादी, उनके चीनी सहयोगी और जापानी समर्थक तत्व सभी जनता के दुश्मन थे। मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी साम्राज्यवादी और उनके कुत्ते नौकरशाह पूंजीपति, जमींदार और कोमितान प्रतिक्रियावादी, जो इन दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, लोगों के दुश्मन थे, जबकि अन्य वर्ग, तबके और सामाजिक समूह जिन्होंने उनका विरोध किया, वे सभी प्रजा की श्रेणी में आ गए। वर्तमान चरण में समाजवाद के निर्माण के दौर में वर्ग, तबके और सामाजिक समूह जो समाजवादी निर्माण के पक्ष में हैं, समर्थन करते हैं और काम करते हैं, वे सभी लोगों की श्रेणी में आते हैं, जबकि सामाजिक ताकतें और समूह जो समाजवादी क्रांति का विरोध करते हैं और समाजवादी निर्माण के प्रति शत्रुतापूर्ण या तोड़फोड़ करने वाले सभी लोगों के दुश्मन हैं। हमारे और शत्रु के बीच के अंतर्विरोध परस्पर विरोधी अंतर्विरोध हैं। लोगों की कतारों के भीतर कामकाजी लोगों के बीच विरोधाभास गैर विरोधी हैं, जबकि शोषित और शोषक वर्गों के बीच गैर विरोधी के साथ साथ एक विरोधी पहलू भी है। लोगों के बीच हमेशा विरोधाभास रहे हैं, लेकिन क्रांति के प्रत्येक काल और समाजवाद के निर्माण के काल में वे सामग्री में भिन्न हैं। आज चीन में प्रचलित स्थितियों में लोगों के बीच के अंतर्विरोधों में श्रमिक वर्ग के भीतर के अंतर्विरोध, किसानों के भीतर के अंतर्विरोध, बुद्धिजीवियों के भीतर के अंतर्विरोध, श्रमिक वर्ग और किसानों के बीच के अंतर्विरोध, श्रमिकों और किसानों के बीच के अंतर्विरोध शामिल हैं। एक ओर और बुद्धिजीवी दूसरी ओर, श्रमिक वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य वर्गों के बीच अंतर्विरोध और दूसरी ओर राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के भीतर अंतर्विरोध इत्यादि। हमारी पीपुल्स सरकार वह है जो वास्तव में लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक ऐसी सरकार है जो लोगों की सेवा करती है। फिर भी इस सरकार और लोगों के बीच अभी भी कुछ विरोधाभास हैं। इनमें एक ओर राज्य के हितों और सामूहिक हितों के बीच और दूसरी ओर व्यक्ति के हितों के बीच, लोकतंत्र और केंद्रीयवाद के बीच, नेतृत्व और नेतृत्व के बीच और नौकरशाही शैली से उत्पन्न होने वाले विरोधाभास शामिल हैं। जनता के साथ अपने संबंधों में कुछ राज्य कर्मियों के काम का, ये सब भी लोगों के बीच विरोधाभास हैं। सामान्यतया लोगों के हितों की मौलिक पहचान लोगों के बीच विरोधाभासों का आधार है। हमारे देश में मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच का अंतर्विरोध जनता के बीच के अंतर्विरोध की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दोनों के बीच वर्ग संघर्ष लोगों के बीच एक वर्ग संघर्ष है, क्योंकि चीनी राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का दोहरा चरित्र है। बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के दौर में इसके चरित्र में क्रांतिकारी और सुलहवादी दोनों पक्ष थे। समाजवादी क्रांति के दौर में लाभ के लिए श्रमिक वर्ग का शोषण राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के चरित्र का एक पक्ष है, जबकि संविधान का समर्थन और समाजवादी परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा दूसरा पक्ष है। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवादियों, जमींदारों और नौकरशाह पूंजीपतियों से भिन्न है। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच का अंतर्विरोध शोषक और शोषित के बीच का है और स्वभाव से विरोधी है।
लेकिन चीन की ठोस परिस्थितियों में दोनों वर्गों के बीच इस विरोधी विरोधाभास को अगर ठीक से संभाला जाए तो इसे गैर विरोधी विरोधाभास में बदला जा सकता है और शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जा सकता है। हालांकि अगर हम इसे ठीक से नहीं संभालते हैं और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ एकजुट होने, आलोचना करने और शिक्षित करने की नीति का पालन नहीं करते हैं, तो श्रमिक वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच विरोधाभास हमारे और दुश्मन के बीच विरोधाभास में बदल जाएगा। पूंजीपति वर्ग हमारी इस नीति को स्वीकार नहीं करता, चूंकि वे प्रकृति में भिन्न हैं। हमारे और दुश्मन के बीच के अंतर्विरोधों और लोगों के बीच के अंतर्विरोधों को अलग अलग तरीकों से हल किया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो पहले में हमारे और दुश्मन के बीच स्पष्ट अंतर बताना शामिल है और बाद में सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर बताना शामिल है। ये बिल्कुल सच है कि हमारे और दुश्मन के बीच का अंतर भी सही और गलत में से एक है। उदाहरण के लिए, ये प्रश्न कि सही कौन है, हम या देशी विदेशी, प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, सामंतवादी और नौकरशाह पूंजीवादी, भी सही और गलत में से एक है, लेकिन ये सही और गलत के प्रश्नों से भिन्न श्रेणी में है। लोगों के बीच गलत है। हमारा राज्य मजदूर वर्ग के नेतृत्व वाली और मजदूर किसान गठबंधन पर आधारित लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही है। ये तानाशाही किस लिए है? इसका पहला कार्य आंतरिक है, अर्थात प्रतिक्रियावादी वर्गों और तत्वों और उन शोषकों को दबाना जो समाजवादी क्रांति का विरोध करते हैं, उन लोगों को दबाना जो हमारे समाजवादी निर्माण को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में हमारे और आंतरिक दुश्मन के बीच विरोधाभासों को हल करना। उदाहरण के लिए, कुछ प्रतिक्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना, मुकदमा चलाना और सजा देना, और जमींदारों और नौकरशाह पूंजीपतियों को वोट देने के अधिकार और एक निश्चित अवधि के लिए उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करना, ये सब हमारी तानाशाही के दायरे में आता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा के लिए चोरों, ठगों, हत्यारों, आगजनी करने वालों, आपराधिक गिरोहों और अन्य बदमाशों पर भी तानाशाही लागू करना आवश्यक है जो सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करते हैं। इस तानाशाही का दूसरा कार्य हमारे देश को बाहरी दुश्मनों द्वारा तोड़फोड़ और संभावित आक्रमण से बचाना है। ऐसी आकस्मिकताओं में अपने और बाहरी शत्रु के बीच के अंतर्विरोध को सुलझाना इस तानाशाही का काम है। इस तानाशाही का उद्देश्य हमारे सभी लोगों की रक्षा करना है ताकि वे शांतिपूर्ण श्रम के लिए खुद को समर्पित कर सकें और चीन को आधुनिक उद्योग, आधुनिक कृषि और आधुनिक विज्ञान और संस्कृति के साथ एक समाजवादी देश बना सकें। इस तानाशाही का प्रयोग कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से मजदूर वर्ग और उसके नेतृत्व में पूरी जनता। तानाशाही लोगों के बीच लागू नहीं होती। लोग अपने ऊपर तानाशाही नहीं चला सकते, न ही लोगों के एक वर्ग को दूसरे पर अत्याचार करना चाहिए। लोगों के बीच कानून तोड़ने वालों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, लेकिन ये लोगों के दुश्मनों को दबाने के लिए तानाशाही के अभ्यास से सिद्धांत रूप में अलग है। लोगों के बीच जो लागू होता है वह लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है। हमारा संविधान ये निर्धारित करता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नागरिकों को बोलने, प्रेस, सभा, संघ, जुलूस, प्रदर्शन, धार्मिक विश्वास आदि की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। हमारा संविधान ये भी प्रावधान करता है कि राज्य के अंगों को लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का अभ्यास करना चाहिए, कि उन्हें जनता पर भरोसा करना चाहिए और उनके कर्मियों को लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमारा समाजवादी लोकतंत्र सबसे व्यापक प्रकार का लोकतंत्र है, जैसा कि किसी भी बुर्जुआ राज्य में नहीं पाया जाता है। हमारी तानाशाही मजदूर वर्ग के नेतृत्व वाली और मजदूर किसान गठबंधन पर आधारित लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र लोगों के बीच संचालित होता है, जबकि श्रमिक वर्ग नागरिक अधिकारों का आनंद ले रहे अन्य सभी लोगों के साथ एकजुट होकर, और सबसे पहले किसानों के साथ, प्रतिक्रियावादी वर्गों और तत्वों और उन सभी पर तानाशाही लागू करता है जो समाजवादी का विरोध करते हैं। परिवर्तन और समाजवादी निर्माण का विरोध। नागरिक अधिकारों से हमारा तात्पर्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता और लोकतंत्र के अधिकारों से है। लेकिन यह आज़ादी नेतृत्व वाली आज़ादी है और ये लोकतंत्र केंद्रीकृत मार्गदर्शन वाला लोकतंत्र है, अराजकता नहीं। अराजकता लोगों के हितों या इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग हंगरी की घटना से प्रसन्न थे। उन्हें उम्मीद थी कि चीन में भी कुछ ऐसा ही होगा, कि हजारों हजारों लोग पीपुल्स सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उनकी आशाएं जनता के हितों के विपरीत थीं और इसलिए संभवतः उनका समर्थन हासिल नहीं कर सकीं। घरेलू और विदेशी प्रतिक्रांतिकारियों द्वारा धोखा दिए जाने पर हंगरी में लोगों के एक वर्ग ने लोगों की सरकार के खिलाफ हिंसा का सहारा लेने की गलती की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य और लोगों दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ही हफ्तों के दंगों में देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में काफ़ी समय लगेगा।
हमारे देश में कुछ अन्य लोग भी थे जो हंगरी की घटना के प्रश्न पर डगमगा गए क्योंकि वे विश्व की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे। वे सोचते हैं कि हमारे लोगों के लोकतंत्र के तहत बहुत कम स्वतंत्रता है और पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र के तहत अधिक स्वतंत्रता है। वे पश्चिम की तरह दो दलीय प्रणाली की मांग करते हैं जिसमें एक पार्टी कार्यालय में और दूसरी विपक्ष में हो। लेकिन ये तथाकथित दो दलीय प्रणाली पूंजीपति वर्ग की तानाशाही को बनाए रखने के एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है। ये कभी भी कामकाजी लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता। वास्तव में स्वतंत्रता और लोकतंत्र अमूर्त में नहीं बल्कि ठोस रूप में मौजूद हैं। ऐसे समाज में जहां वर्ग संघर्ष मौजूद है, यदि शोषक वर्गों को मेहनतकश लोगों का शोषण करने की स्वतंत्रता है तो मेहनतकश लोगों को शोषण न करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि पूंजीपति वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो सर्वहारा वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। कुछ पूंजीवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के कानूनी अस्तित्व को बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन केवल उस हद तक कि इससे पूंजीपति वर्ग के बुनियादी हितों को खतरा न हो, इससे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो लोग अमूर्त रूप से स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग करते हैं वे लोकतंत्र को साधन नहीं साध्य मानते हैं। लोकतंत्र कभी कभी एक साध्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये केवल एक साधन है। मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि लोकतंत्र अधिरचना का हिस्सा है और राजनीति के दायरे से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम विश्लेषण में यह आर्थिक आधार का कार्य करता है। आज़ादी के बारे में भी यही सच है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं, और वे विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में अस्तित्व में आते हैं और विकसित होते हैं। लोगों के बीच लोकतंत्र का संबंध केंद्रीयवाद से और स्वतंत्रता का अनुशासन से है। वे एक ही इकाई के दो विपरीत हैं, विरोधाभासी भी हैं और एकजुट भी हैं, और हमें एक को छोड़कर दूसरे को एक तरफा महत्व नहीं देना चाहिए। लोगों की श्रेणी में हम स्वतंत्रता के बिना नहीं कर सकते, न ही हम अनुशासन के बिना कर सकते हैं। हम लोकतंत्र के बिना नहीं कर सकते, न ही हम केंद्रीयवाद के बिना कर सकते हैं। लोकतंत्र और केंद्रीयवाद की, स्वतंत्रता और अनुशासन की यह एकता हमारी लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का गठन करती है। इस प्रणाली के तहत लोग व्यापक लोकतंत्र और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें समाजवादी अनुशासन की सीमा के भीतर रहना पड़ता है। ये सब जनता भलीभांति समझती है। केंद्रीकृत मार्गदर्शन के तहत नेतृत्व और लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता की वकालत करते हुए। हमारा ये कतई मतलब नहीं है कि लोगों के बीच वैचारिक सवालों या सही और गलत के बीच अंतर से जुड़े सवालों को निपटाने के लिए जबरदस्ती के कदम उठाए जाएं। वैचारिक प्रश्नों या सही और गलत के प्रश्नों को निपटाने के लिए प्रशासनिक आदेशों या जबरदस्ती के उपायों का उपयोग करने के सभी प्रयास न केवल अप्रभावी हैं बल्कि हानिकारक भी हैं। हम प्रशासनिक आदेश से धर्म को खत्म नहीं कर सकते या लोगों को इसमें विश्वास न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम लोगों को आदर्शवाद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जितना हम उन्हें मार्क्सवाद अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लोगों के बीच वैचारिक प्रकृति के प्रश्नों या विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र तरीका लोकतांत्रिक पद्धति, चर्चा, आलोचना, अनुनय और शिक्षा की पद्धति है, न कि जबरदस्ती या दमन की पद्धति। अपने उत्पादन और अध्ययन को प्रभावी ढंग से जारी रखने और शांति और व्यवस्था में अपना जीवन जीने में सक्षम होने के लिए लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार और उत्पादन और सांस्कृतिक और शैक्षिकी संगठनों के प्रभारी अनिवार्य प्रकृति के उचित प्रशासनिक नियम जारी करें। ये सामान्य ज्ञान है कि उनके बिना सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव असंभव होगा। प्रशासनिक नियम और अनुनय और शिक्षा की पद्धति लोगों के बीच विरोधाभासों को हल करने में एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रशासनिक नियमों के साथ अनुनय और शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में अकेले नियम काम नहीं करेंगे। लोगों के बीच विरोधाभासों को हल करने की इस लोकतांत्रिक पद्धति को 1942 में एकता आलोचना एकता सूत्र में वर्णित किया गया था। विस्तार से कहें तो इसका अर्थ है एकता की इच्छा से शुरुआत करना, आलोचना या संघर्ष के माध्यम से विरोधाभासों को हल करना और नए आधार पर नई एकता तक पहुंचना। हमारे अनुभव में लोगों के बीच विरोधाभासों को सुलझाने का ये सही तरीका है। 1942 में हमने इसका उपयोग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर विरोधाभासों को हल करने के लिए किया, अर्थात हठधर्मितावादियों और सदस्यता के विशाल बहुमत के बीच, और हठधर्मिता और मार्क्सवाद के बीच विरोधाभासों को हल करने के लिए। वामपंथी हठधर्मियों ने पार्टी के अंदरूनी संघर्ष में निर्मम संघर्ष और निर्दयी प्रहार की पद्धति का सहारा लिया था। ये गलत तरीका था। वामपंथी हठधर्मिता की आलोचना में हमने इस पुरानी पद्धति का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक नई पद्धति अपनाई, यानी एकता की इच्छा से शुरुआत करना, आलोचना या संघर्ष के माध्यम से सही और गलत के बीच अंतर करना और एक नई एकता पर पहुंचना।
नया आधार, यह 1942 के सुधार आंदोलन में इस्तेमाल की गई विधि थी। कुछ ही वर्षों के भीतर जब 1945 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 7वीं राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की, तो उम्मीद के मुताबिक पूरी पार्टी में एकता हासिल हो गई और परिणामस्वरूप लोगों की क्रांति की जीत हुई। यहाँ आवश्यक बात एकता की इच्छा से शुरुआत करना है। एकता की इस इच्छा के बिना संघर्ष एक बार शुरू होने पर चीजों को भ्रम में डाल देगा और हाथ से बाहर हो जाएगा। क्या ये निर्मम संघर्ष और निर्दयी प्रहार के समान नहीं होगा? और वहाँ कौन सी पार्टी एकता बचेगी? ये वास्तव में वह अनुभव था जिसने हमें एकता आलोचना एकता सूत्र तक पहुँचाया। या दूसरे शब्दों में, भविष्य की गलतियों से बचने के लिए पिछली गलतियों से सीखें और रोगी को बचाने के लिए बीमारी का इलाज करें। हमने इस पद्धति को अपनी पार्टी से परे बढ़ाया। हमने इसे नेतृत्व और जनता के बीच, सेना और लोगों के बीच, अधिकारियों और पुरुषों के बीच, सेना की विभिन्न इकाइयों के बीच और विभिन्न समूहों के बीच संबंधों से निपटने में जापानी विरोधी आधार क्षेत्रों में बड़ी सफलता के साथ लागू किया। कैडरों का इस पद्धति का उपयोग हमारी पार्टी के इतिहास में इससे भी पहले के समय में देखा जा सकता है। 1927 से जब हमने दक्षिण में अपने क्रांतिकारी सशस्त्र बलों और आधार क्षेत्रों का निर्माण किया, तब से इस पद्धति का उपयोग पार्टी और जनता के बीच, सेना और लोगों के बीच, अधिकारियों और पुरुषों के बीच और अन्य संबंधों से निपटने के लिए किया गया था। लोगों के बीच अंतर केवल इतना था कि जापान विरोधी युद्ध के दौरान हमने इस पद्धति को अधिक सचेत रूप से नियोजित किया था, और पूरे देश की आज़ादी के बाद से हमने लोकतांत्रिक पार्टियों और औद्योगिक और वाणिज्यिक हलकों के साथ अपने संबंधों में एकता आलोचना एकता की इसी पद्धति को अपनाया है। अब हमारा कार्य सभी वर्गों में इस पद्धति का विस्तार करना और इसका और भी बेहतर उपयोग करना है। हम अपनी सभी फैक्ट्रियां चाहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लोगों के बीच विरोधाभास विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ठीक से नहीं संभाला जाता है या अगर हम अपनी सतर्कता में ढील देते हैं और अपनी सतर्कता कम करते हैं, तो विरोध पैदा हो सकता है। किसी समाजवादी देश में इस प्रकार का विकास आमतौर पर केवल एक स्थानीय और अस्थायी घटना होती है। कारण यह है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की व्यवस्था समाप्त हो गई है और लोगों के हित मूलतः एक समान हो गए हैं। हंगरी की घटना के दौरान काफ़ी व्यापक पैमाने पर हुई विरोधी कार्रवाइयां घरेलू और विदेशी दोनों प्रति क्रांतिकारी तत्वों के संचालन का परिणाम थीं। यह एक विशेष और अस्थायी घटना थी। यह एक समाजवादी देश के अंदर प्रतिक्रियावादियों द्वारा साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर लोगों के बीच विरोधाभासों का फायदा उठाकर मतभेद पैदा करने और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करके अपने षड्यंत्रकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने का मामला था। हंगरी की घटना का सबक ध्यान देने योग्य है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लोगों के बीच विरोधाभासों को हल करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति का उपयोग एक नई बात है। दरअसल ऐसा नहीं है। मार्क्सवादियों ने हमेशा माना है कि सर्वहारा वर्ग का उद्देश्य लोगों की जनता पर निर्भर होना चाहिए और कम्युनिस्टों को मेहनतकश लोगों के बीच काम करते समय अनुनय और शिक्षा की लोकतांत्रिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए और किसी भी तरह से आदेशवाद या जबरदस्ती का सहारा नहीं लेना चाहिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदारी से इस मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का पालन करती है। ये हमारा निरंतर दृष्टिकोण रहा है कि लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही के तहत दो अलग अलग तरीकों, एक तानाशाही और दूसरा लोकतांत्रिक, का उपयोग दो प्रकार के विरोधाभासों को हल करने के लिए किया जाना चाहिए जो प्रकृति में भिन्न है, हमारे और दुश्मन के बीच और लोगों के बीच के विरोधाभासों को हल करने के लिए। इस विचार को कई पार्टी दस्तावेजों में और हमारी पार्टी के कई प्रमुख साथियों के भाषणों में बार बार समझाया गया है। 1949 में लिखे अपने लेख पीपुल्स डेमोक्रेटिक तानाशाही पर मैंने कहा था, लोगों के लिए लोकतंत्र और प्रतिक्रियावादियों पर तानाशाही, इन दो पहलुओं का संयोजन लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही है। मैंने ये भी बताया कि लोगों के बीच समस्याओं को निपटाने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वह लोकतांत्रिक है, अनुनय का तरीका है, दबाव का नहीं। फिर 2 जून को राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की पहली राष्ट्रीय समिति के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए मैंने कहा, जनता की लोकतांत्रिक तानाशाही 2 तरीकों का उपयोग करती है। शत्रु के प्रति ये तानाशाही की पद्धति का उपयोग करता है, अर्थात जब तक आवश्यक हो तब तक यह उन्हें राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और उन्हें पीपुल्स सरकार के कानून का पालन करने, शामिल होने के लिए मजबूर करता है। श्रम करें और ऐसे श्रम के माध्यम से नए मनुष्यों में परिवर्तित हों। लोगों के प्रति इसके विपरीत ये लोकतंत्र की पद्धति का उपयोग करता है, न कि बाध्यता का, अर्थात यह आवश्यक रूप से उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने देता है और उन्हें ये या वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि शिक्षित करने और मनाने के लिए लोकतंत्र की पद्धति का उपयोग करता है।
ऐसी शिक्षा लोगों के लिए स्वशिक्षा है और इसकी मूल विधि आलोचना और आत्मा आलोचना है। इस प्रकार कई अवसरों पर हमने लोगों के बीच विरोधाभासों को हल करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति के उपयोग पर चर्चा की है। इसके अलावा हमने मुख्य रूप से इसे अपने काम में लागू किया है और कई कैडर और कई अन्य लोग व्यवहार में इससे परिचित हैं। फिर अब कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यह एक नया मुद्दा है? क्योंकि अतीत में हमारे और दुश्मन के बीच आंतरिक और बाहरी दोनों संघर्ष सबसे तीव्र था और इसलिए लोगों के बीच विरोधाभास उतना ध्यान आकर्षित नहीं करते थे जितना आज करते हैं। बहुत से लोग इन दो अलग अलग प्रकार के विरोधाभासों के बीच स्पष्ट अंतर करने में विफल रहते हैं, हमारे और दुश्मन के बीच और लोगों के बीच के विरोधाभासों के बीच, और भ्रमित होने की संभावना होती है। दोनों ये स्वीकार करना होगा कि ऐसा करना कभी कभी काफ़ी आसान होता है। हमारे पास अतीत में अपने काम में इस तरह के भ्रम के उदाहरण हैं। प्रतिक्रांतिकारियों को साफ करने के दौरान कभी कभी अच्छे लोगों को गलत समझ लिया जाता था और ऐसी चीज़ें आज भी होती हैं। हम गलतियों को सीमा के भीतर रखने में सक्षम हैं क्योंकि यह हमारी नीति रही है कि हम अपने और दुश्मन के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचें और गलती पाए जाने पर उसे सुधार लें। मार्क्सवादी दर्शन मानता है कि विपरीतताओं की एकता का नियम ब्रह्मांड का मौलिक नियम है। ये नियम सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, चाहे प्राकृतिक दुनिया में, मानव समाज में या मनुष्य की सोच में। किसी विरोधाभास में विपरीतताओं के बीच एक साथ एकता और संघर्ष होता है और यही चीज़ चीज़ों को आगे बढ़ने और बदलने के लिए प्रेरित करती है। विरोधाभास हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रकृति के अनुसार उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। किसी भी वस्तु में विपरीतताओं की एकता सशर्त, अस्थायी और क्षणभंगुर होती है और इसलिए सापेक्ष होती है, जबकि विपरीतताओं का संघर्ष निरपेक्ष होता है। लेनिन ने इस कानून की बहुत स्पष्ट व्याख्या की। ये बात हमारे देश में बढ़ती हुई संख्या में लोगों को समझ में आने लगी है, लेकिन कई लोगों के लिए इस कानून को स्वीकार करना एक बात है और समस्याओं की जांच करने और उनसे निपटने में इसे लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है। कई लोग खुले तौर पर यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते कि हमारे देश के लोगों के बीच विरोधाभास अभी भी मौजूद हैं, जबकि ये विरोधाभास ही हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोग ये स्वीकार नहीं करते कि समाजवादी समाज में अभी भी विरोधाभास मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विरोधाभासों का सामना करने पर वे अड़ियल और निष्क्रिय हो जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि विरोधाभासों को सही ढंग से संभालने और हल करने की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से समाजवादी समाज अधिक एकजुट और समेकित होता है। इस कारण से हमें सबसे पहले अपने लोगों और अपने कैडरों को चीज़ें समझानी होंगी, ताकि उन्हें समाजवादी समाज में विरोधाभासों को समझने में मदद मिल सके और उन्हें संभालने के लिए सही तरीकों का उपयोग करना सिखाया जा सके। समाजवादी समाज में विरोधाभास मौलिक रूप से पुराने समाजों, जैसे पूंजीवादी समाज, से भिन्न है। पूंजीवादी समाज में अंतर्विरोध तीव्र विरोधों और संघर्षों में, तीव्र वर्ग संघर्ष में अभिव्यक्ति पाते हैं। उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा ही हल नहीं किया जा सकता है और केवल समाजवादी क्रांति द्वारा ही हल किया जा सकता है। समाजवादी समाज में विरोधाभासों का मामला बिल्कुल अलग है। इसके विपरीत वे विरोधी नहीं हैं और उन्हें समाजवादी व्यवस्था द्वारा ही लगातार हल किया जा सकता है। समाजवादी समाज में बुनियादी अंतर्विरोध अभी भी उत्पादन संबंधों और उत्पादक शक्तियों तथा अधिरचना और आर्थिक आधार के बीच हैं। हालांकि वे मूल रूप से चरित्र में भिन्न हैं और पुराने समाजों में उत्पादन संबंधों और उत्पादक शक्तियों के बीच और अधिरचना और आर्थिक आधार के बीच विरोधाभासों से भिन्न विशेषताएं रखते हैं। हमारे देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पुराने जमाने से कहीं बेहतर है। यदि ऐसा न होता तो पुरानी व्यवस्था उखाड़कर नई व्यवस्था स्थापित न हो पाती। ये कहने में कि उत्पादन के समाजवादी संबंध पुराने उत्पादन संबंधों की तुलना में उत्पादक शक्तियों के चरित्र से बेहतर मेल खाते हैं, हमारा मतलब यह है कि वे उत्पादक शक्तियों को पुराने समाज में अप्राप्य गति से विकसित होने की अनुमति देते हैं, ताकि उत्पादन का लगातार विस्तार हो सके और लोगों की लगातार बढ़ती जरूरतों को तेजी से पूरा करता है। साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाह पूंजीवाद के शासन के तहत पुराने चीन की उत्पादक शक्तियां बहुत धीमी गति से बढ़ीं। मुक्ति से पहले 50 से अधिक वर्षों तक चीन ने पूर्वोत्तर प्रांतों के उत्पादन को छोड़कर प्रति वर्ष केवल कुछ दसियों हजार टन स्टील का उत्पादन किया। यदि इन प्रांतों को शामिल कर लिया जाए तो अधिकतम वार्षिक इस्पात उत्पादन केवल 900,000 टन से थोड़ा अधिक होगा। 1949 में राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन 100,000 टन से थोड़ा अधिक था। फिर भी हमारे देश की आज़ादी के मात्र 7 साल बाद इस्पात उत्पादन पहले ही 4,000 टन से अधिक हो गया है। पुराने चीन में ऑटोमोबाइल और विमान
उद्योगों के अलावा शायद ही कोई मशीन निर्माण उद्योग था, अब हमारे पास तीनों हैं। जब लोगों ने साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाह पूंजीवाद के शासन को उखाड़ फेंका, तो कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि चीन को किस रास्ते पर जाना चाहिए, पूंजीवाद की ओर या समाजवाद की ओर। तथ्यों ने अब उत्तर प्रदान कर दिया है, केवल समाजवाद ही चीन को बचा सकता है। समाजवादी व्यवस्था ने हमारे देश की उत्पादक शक्तियों के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया है। इस तथ्य को विदेशों में हमारे दुश्मनों को भी स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन हमारी समाजवादी व्यवस्था अभी स्थापित ही हुई है, यह अभी तक पूरी तरह से स्थापित या समेकित नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य निजी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में पूंजीपतियों को अभी भी उनकी पूंजी पर एक निश्चित ब्याज दर मिलती है, यानी शोषण अभी भी मौजूद है। जहां तक स्वामित्व का सवाल है, ये उद्यम अभी पूरी तरह से समाजवादी प्रकृति के नहीं हैं। हमारी कई कृषि और हस्तशिल्प उत्पादक सहकारी समितियां अभी भी अर्ध समाजवादी हैं, जबकि पूर्ण समाजवादी सहकारी समितियों में भी स्वामित्व की कुछ विशिष्ट समस्याओं का समाधान होना बाकी है। हमारी अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं के भीतर और उनके बीच समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार उत्पादन और विनिमय के बीच संबंध धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं और अधिक से अधिक उपयुक्त रूपों की तलाश की जा रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों में से प्रत्येक के भीतर संचय और उपभोग के उचित संबंध की समस्या, एक जहां उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण लोगों का स्वामित्व होता है और दूसरा जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। सामूहिक स्वामित्व और दो क्षेत्रों के बीच संचय और उपभोग के उचित संबंध की समस्या स्वयं जटिल समस्याएं हैं, जिनके लिए एक बार में पूरी तरह से तर्कसंगत समाधान निकालना आसान नहीं है। संक्षेप में, उत्पादन के समाजवादी संबंध स्थापित हो चुके हैं और उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप हैं, लेकिन ये संबंध अभी भी पूर्णता से बहुत दूर हैं, और यह अपूर्णता उत्पादक शक्तियों के विकास के विपरीत है। उत्पादन के संबंधों और उत्पादक शक्तियों के विकास के बीच पत्राचार और विरोधाभास के अलावा अधिरचना और आर्थिक आधार के बीच पत्राचार और विरोधाभास भी है। अधिरचना, जिसमें राज्य प्रणाली और लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही के कानून और मार्क्सवाद लेनिनवाद द्वारा निर्देशित समाजवादी विचारधारा शामिल है, समाजवादी परिवर्तन और श्रम को संगठित करने के समाजवादी तरीके की जीत को सुविधाजनक बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। ये समाजवादी आर्थिक आधार, यानी उत्पादन के समाजवादी संबंधों के अनुरूप है। लेकिन हमारे राज्य अंगों में बुर्जुआ विचारधारा का अस्तित्व, एक निश्चित नौकरशाही कार्यशैली और हमारे राज्य संस्थानों में कुछ कड़ियों में खामियां समाजवादी आर्थिक आधार के साथ विरोधाभास में हैं। हमें अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में ऐसे सभी विरोधाभासों का समाधान करना जारी रखना चाहिए। बेशक, इन विरोधाभासों का समाधान होते ही नई समस्याएं सामने आएंगी और नए अंतर्विरोधों को सुलझाने के लिए और प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए, उत्पादन और समाज की जरूरतों के बीच विरोधाभास से निपटने के लिए राज्य योजना के माध्यम से पुनः समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता है, जो लंबे समय तक एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बनी रहेगी। हर साल हमारा देश संचय और उपभोग के बीच उचित अनुपात स्थापित करने और उत्पादन और जरूरतों के बीच संतुलन हासिल करने के लिए एक आर्थिक योजना तैयार करता है। संतुलन और कुछ नहीं बल्कि एक अस्थायी, सापेक्ष विरोधों की एकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत तक ये संतुलन समग्र रूप से विपरीतताओं के संघर्ष से परेशान हो जाता है। एकता में बदलाव आता है, संतुलन असमानता में बदल जाता है, एकता असमानता में बदल जाती है, और एक बार फिर अगले वर्ष के लिए संतुलन और एकता पर काम करना आवश्यक है। यही हमारी नियोजित अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता निहित है। वास्तव में, ये संतुलन, यह एकता हर महीने या हर तिमाही में आंशिक रूप से परेशान होती है और आंशिक पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी विरोधाभास उत्पन्न होते हैं और संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि हमारी व्यक्तिपरक व्यवस्थाएं वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती हैं। इसे ही हम गलती करना कहते हैं। विरोधाभासों का निरंतर उद्भव और निरंतर समाधान चीजों के विकास के द्वंद्वात्मक नियम का गठन करते हैं। आज मामला इस प्रकार है। जनता के बड़े पैमाने पर क्रांति के समय के अशांत वर्ग संघर्ष मुख्य रूप से समाप्त हो गए हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष किसी भी तरह से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नई व्यवस्था का स्वागत करते हुए भी जनता अभी इसकी आदी नहीं हुई है। सरकारी कार्मिक पर्याप्त रूप से अनुभवी नहीं हैं और उन्हें विशिष्ट नीतियों का आगे अध्ययन और जांच करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, हमारी समाजवादी व्यवस्था को स्थापित और समेकित करने के लिए, जनता को नई व्यवस्था का आदी बनाने के लिए और सरकारी कर्मियों को सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता है।
इसलिए इस समय हमारे लिए यह जरूरी है कि हम लोगों के बीच विरोधाभासों को अपने और दुश्मन के बीच से अलग करने का सवाल उठाएं, साथ ही सभी लोगों को एकजुट करने के लिए लोगों के बीच विरोधाभासों से सही तरीके से निपटने का सवाल उठाएं। नई लड़ाई के लिए हमारे देश में राष्ट्रीयताएं, प्रकृति के खिलाफ लड़ाई, हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास करें, पूरे देश को संक्रमण के इस दौर को अपेक्षाकृत सुचारू रूप से पार करने में मदद करें, हमारी नई प्रणाली को मजबूत करें और हमारे नए राज्य का निर्माण करें। दूसरा, प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने का प्रश्न। प्रतिक्रांतिकारियों का खात्मा हमारे और दुश्मन के बीच विरोधाभासों का संघर्ष है। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो इस सवाल को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। दो तरह के लोग हमसे भिन्न विचार रखते हैं। जिनकी सोच में सही विचलन है वे हमारे और दुश्मन के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं और दुश्मन को अपने ही लोग मानते हैं। वे उन्हीं व्यक्तियों को मित्र मानते हैं जिन्हें जनता शत्रु मानती है। अपनी सोच में वामपंथी विचलन वाले लोग हमारे और दुश्मन के बीच विरोधाभासों को इस हद तक बढ़ाते हैं कि वे लोगों के बीच कुछ विरोधाभासों को दुश्मन के साथ विरोधाभास के रूप में लेते हैं और उन लोगों को प्रतिक्रांतिकारी मानते हैं जो वास्तव में नहीं हैं। ये दोनों ही विचार गलत हैं। न ही प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने की समस्या का सही ढंग से निपटान या इस कार्य का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने में हमारे काम का सही मूल्यांकन करने के लिए आइए देखें कि हंगरी की घटना का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसकी घटना के बाद हमारे बुद्धिजीवियों के एक वर्ग में कुछ अशांति थी, लेकिन कोई हंगामा नहीं था। क्यों? एक कारण ये कहा जाना चाहिए प्रतिक्रांतिकारियों को पूरी तरह से खत्म करने में हमारी सफलता थी। बेशक हमारे राज्य का सुदृढ़ीकरण मुख्य रूप से प्रतिक्रांतिकारियों के उन्मूलन के कारण नहीं है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि हमारे पास एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक लिबरेशन आर्मी है। दोनों ही दशकों के क्रांतिकारी संघर्ष में तपे हुए हैं और कामकाजी लोग भी इसी तरह से तपे हुए हैं। हमारी पार्टी और हमारे सशस्त्र बल जनता में निहित हैं, एक लंबी क्रांति की आग में तप चुके हैं और लड़ने की क्षमता रखते हैं। हमारा लोक गणराज्य रातों रात नहीं बना, बल्कि क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों से कदम दर कदम विकसित हुआ। अनेक लोकतांत्रिक व्यक्तित्व भी अलग अलग स्तर पर संघर्ष में तपे हैं और वे हमारे साथ कठिन समय से गुजरे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध संघर्ष में तपे हुए थे। मुक्ति के बाद से कई लोग वैचारिक पुनर्रचना की प्रक्रिया से गुजरे हैं जिसका उद्देश्य उन्हें अपने और दुश्मन के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा हमारे राज्य का सुदृढ़ीकरण इस तथ्य के कारण है कि हमारे आर्थिक उपाय मूल रूप से ठोस हैं, कि लोगों का जीवन सुरक्षित है और लगातार सुधार हो रहा है, कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और अन्य वर्गों के प्रति हमारी नीतियां सही हैं, इत्यादि। फिर भी प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने में हमारी सफलता निस्संदेह हमारे राज्य के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी कारणों से कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे कॉलेज के छात्र देशभक्त हैं और समाजवाद का समर्थन करते हैं और उन्होंने हंगरी की घटना के दौरान अशांति का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही उनमें से कई गैर कामकाजी लोगों के परिवारों से आते हैं। यही बात राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बारे में भी सच थी। बुनियादी जनता, मजदूरों और किसानों के बारे में तो कहना ही क्या। आज़ादी के बाद हमने कई प्रतिक्रांतिकारियों को जड़ से उखाड़ फेंका। कुछ को बड़े अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई। ये नितांत आवश्यक था, ये जनता की मांग थी और यह उन्हें प्रतिक्रांतिकारियों और सभी प्रकार के स्थानीय अत्याचारियों द्वारा लंबे वर्षों के उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में उत्पादक शक्तियों को मुक्त करने के लिए किया गया था। यदि हमने ऐसा न किया होता तो जनता सिर नहीं उठा पाती। हालांकि 1956 के बाद से स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। पूरे देश में अधिकांश प्रतिक्रांतिकारियों को हटा दिया गया है। हमारा मूल कार्य उत्पादक शक्तियों को बैलगाम करने से बदलकर उत्पादन के नए संबंधों के संदर्भ में उनकी रक्षा और विस्तार करना हो गया है। ये समझने में विफलता के कारण कि हमारी वर्तमान नीति वर्तमान स्थिति में फिट बैठती है और हमारी पिछली नीति पिछली स्थिति में फिट बैठती है, कुछ लोग वर्तमान नीति का उपयोग पिछले निर्णयों को उल्टने और प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने में हमने जो जबरदस्त सफलता हासिल की है उसे नकारने के लिए करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से गलत है और जनता इसकी इजाज़त नहीं देगी। प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने के हमारे काम में सफलताएं तो मुख्य थीं ही, गलतियां भी थीं। कुछ मामलों में ज्यादती हुई और कुछ मामलों में प्रतिक्रांतिकारी हमारे जाल में फंस गए। हमारी नीति है, प्रतिक्रांतिकारियों को जहां कहीं भी पाया जाए उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए, गलतियां पाए जाने पर उन्हें सुधारा जाना चाहिए। प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने के काम में हमारी लाइन जन लाइन है। बेशक मास लाइन के साथ भी गलतियां अभी भी हो सकती हैं, लेकिन वे कम होंगी और उन्हें सुधारना आसान होगा।
जनता संघर्ष के माध्यम से अनुभव प्राप्त करती है। सही ढंग से किए गए कार्यों से उन्हें यह अनुभव प्राप्त होता है कि कार्य कैसे सही ढंग से किए जाते हैं। अपनी गलतियों से उन्हें यह अनुभव प्राप्त होता है कि गलतियां कैसे होती हैं। प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने के काम में जहां भी गलतियां पाई गई हैं, उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं उन्हें प्रकाश में आते ही चीख कर दिया जाएगा। दोषमुक्ति या पुनर्वास को उतने ही व्यापक रूप से जाना जाना चाहिए जितना कि मूल गलत निर्णयों को। मेरा प्रस्ताव है कि अनुभव को सारांशित करने, न्याय को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण हमलों का मुकाबला करने के लिए इस वर्ष या अगले वर्ष प्रतिक्रांतिकारियों को खत्म करने के काम की व्यापक समीक्षा की जाए। राष्ट्रीय स्तर पर यह समीक्षा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों और राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के प्रभारी होनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर लोगों की परिषदों और प्रांतों में राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की समितियों के प्रभारी होनी चाहिए। और नगर पालिकाएं। इस समीक्षा में हमें बड़ी संख्या में काम में शामिल कैडरों और कार्यकर्ताओं की मदद करनी चाहिए, न कि उन पर ठंडा पानी डालना चाहिए। उनके उत्साह को कम करना ठीक नहीं होगा। फिर भी गलतियां खोजे जाने पर उन्हें सुधारा जाना चाहिए। ये सभी सार्वजनिक सुरक्षा अंगों, अभियोजकों के कार्यालयों और न्यायिक विभागों, जेलों और एजेंसियों का रवैया होना चाहिए जिन पर श्रम के माध्यम से अपराधियों के सुधार का आरोप है। हमें उम्मीद है कि जहां भी संभव हो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्य, राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सदस्य और लोगों के प्रतिनिधि इस समीक्षा में भाग लेंगे। इससे हमारी कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रतिक्रांतिकारियों और अन्य अपराधियों से सही तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। प्रतिक्रांतिकारियों के संबंध में वर्तमान स्थिति को इन शब्दों में वर्णित किया जा सकता है: अभी भी प्रतिक्रांतिकारी हैं, लेकिन बहुत से नहीं। सबसे पहले, वहाँ अभी भी प्रतिक्रांतिकारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब और कुछ नहीं बचा है और सब कुछ ठीक है और इसलिए हम अपने तकिए पर सिर रख सकते हैं और सो सकते हैं। लेकिन चीजें ऐसी नहीं हैं। तथ्य यह है कि अभी भी प्रतिक्रांतिकारी हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें हर जगह और हर संगठन में पाएंगे और हमें उनसे लड़ना जारी रखना चाहिए। ये समझा जाना चाहिए कि छिपे हुए प्रतिक्रांतिकारी अभी भी बड़े पैमाने पर काम नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से गड़बड़ी पैदा करने का अवसर भी जब्त कर लेंगे। अमेरिकी साम्राज्यवादी और चियांग काई शेक गुट विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार गुप्त एजेंटों को भेज रहे हैं। सभी मौजूदा प्रतिक्रांतिकारियों का सफाया हो जाने के बाद भी नए लोगों के उभरने की संभावना है। यदि हम अपनी सावधानी छोड़ देंगे तो हम बुरी तरह मूर्ख बनेंगे और गंभीर रूप से पीड़ित होंगे। प्रतिक्रांतिकारियों को जहां कहीं भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाए, उन्हें सख्ती से उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन समग्र रूप से देश को देखते हुए निश्चित रूप से बहुत सारे प्रतिक्रांतिकारी नहीं हैं। ये कहना गलत होगा कि चीन में अभी भी बड़ी संख्या में प्रतिक्रांतिकारी हैं। उस दृष्टिकोण को स्वीकार करने से भी गड़बड़ी होगी। तीसरा, कृषि के सहकारी परिवर्तन का प्रश्न। हमारी ग्रामीण आबादी 500 मिलियन से अधिक है, इसलिए हमारे किसानों की स्थिति कैसी है इसका हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और हमारी राज्य शक्ति के सुदृढ़ीकरण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से स्थिति मूलतः ठीक है। कृषि का सहकारी परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और इसने हमारे देश में समाजवादी औद्योगिकरण और व्यक्तिगत किसान अर्थव्यवस्था के बीच के महान विरोधाभास को हल कर दिया है। चूंकि कृषि का सहकारी परिवर्तन इतनी तेजी से पूरा हुआ, कुछ लोग चिंतित थे और सोच रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वास्तव में कुछ खामियां हैं, लेकिन सौभाग्य से वे गंभीर नहीं हैं और कुल मिलाकर आंदोलन स्वस्थ है। किसान दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम कर रहे हैं और पिछले साल वर्षों की सबसे भीषण बाढ़, सूखे और आंधी के बावजूद देश के अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब ऐसे लोग हैं जो लघु तूफान भड़का रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सहयोग अच्छा नहीं है, इसमें श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सहयोग श्रेष्ठ है या नहीं? आज की बैठक में वितरित दस्तावेजों में से एक होपाई प्रांत के तसुनहुआ काउंटी में वान को फैन कोऑपरेटिव के बारे में है, जिसे मैं आपको पढ़ने का सुझाव देता हूं। ये सहकारी समिति एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जो अतीत में बहुत गरीब था और जो कई वर्षों तक पीपुल्स सरकार के राहत अनाज पर निर्भर था। जब सहकारी समिति पहली बार 1953 में स्थापित की गई थी, तो लोगों ने इसे कंगालों की सहकारी समिति कहा था। लेकिन साल दर साल इसकी स्थिति बेहतर होती गई और अब 4 साल के कठिन संघर्ष के बाद इसके अधिकांश घरों में अनाज का भंडार है। इस सहकारिता के लिए जो संभव था, उसे अन्य लोगों के लिए भी सामान्य परिस्थितियों में समान अवधि या उससे कुछ अधिक समय में हासिल करना संभव होना चाहिए। स्पष्टतः ये कहने का कोई आधार नहीं है कि कृषि सहयोग में कुछ गलत हुआ है।
ये भी स्पष्ट है कि सहकारी समितियों को खड़ा करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। नई चीज़ों को बढ़ने पर हमेशा कठिनाइयों और असफलताओं का अनुभव करना पड़ता है। ये कल्पना करना कोरी कल्पना है कि समाजवाद का उद्देश्य पूरी तरह से सरल और आसान सफलता है, जिसमें कोई कठिनाई या असफलता नहीं है, या जबरदस्त प्रयास नहीं करना है। सहकारी समितियों के सक्रिय समर्थक कौन हैं? गरीब और निम्न मध्यम किसानों का भारी बहुमत, जो ग्रामीण आबादी का 70% से अधिक है। अधिकांश अन्य किसान भी सहकारी समितियों पर आस लगाए बैठे हैं। केवल एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक वर्ग ही वास्तव में असंतुष्ट है। बहुत से लोग इस स्थिति का विश्लेषण करने और सहकारी समितियों की उपलब्धियों और कमियों और इन कमियों के कारणों की समग्र जांच करने में विफल रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने तस्वीर का एक हिस्सा या पूरे मामले का एक पक्ष ले लिया है, और परिणामस्वरूप कुछ लोगों के बीच एक छोटा तूफान भड़क गया है, जो कह रहे हैं कि सहकारी समितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। सहकारी समितियों को मजबूत करने और इसके लिए उनके बेहतर न होने की बात को खत्म करने में कितना समय लगेगा? कई सहकारी समितियों के विकास के अनुभव को देखते हुए इसमें शायद 5 साल या उससे थोड़ा अधिक समय लगेगा। चूंकि हमारी अधिकांश सहकारी समितियां केवल 1 वर्ष से कुछ अधिक पुरानी हैं, इसलिए उनसे बहुत अधिक पूछना अनुचित होगा। मेरे विचार में, यदि सहकारी समितियों को पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित किया जा सके तो हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सहकारी समितियां अब क्रमिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुछ अंतर्विरोध हैं जिनका समाधान होना बाकी है, जैसे कि राज्य और सहकारी समितियों के बीच और स्वयं सहकारी समितियों के बीच के अंतर्विरोध। इन विरोधाभासों को हल करने के लिए हमें उत्पादन और वितरण की समस्याओं पर निरंतर ध्यान देना होगा। उत्पादन के सवाल पर, सहकारी अर्थव्यवस्था को राज्य की एकीकृत आर्थिक योजना के अधीन होना चाहिए, जबकि एक निश्चित लचीलापन और स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए जो राज्य की एकीकृत योजना या उसकी नीतियों, कानूनों और विनियमों के विपरीत नहीं होती है। साथ ही, सहकारी संस्था के प्रत्येक परिवार को उस सहकारी या उत्पादन टीम की समग्र योजना का पालन करना होगा जिससे वह संबंधित है, हालांकि वह व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आवंटित भूमि के संबंध में अपनी उचित योजना बना सकता है और अन्य व्यक्तिगत रूप से संचालित आर्थिक उपक्रमों के लिए। वितरण के प्रश्न पर हमें राज्य, सामूहिक और व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें राज्य कृषि कर, सहकारी की संचय निधि और किसानों की व्यक्तिगत आय के बीच 3 तरफा संबंधों को ठीक से संभालना चाहिए और पुनः समायोजन करने के लिए निरंतर ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके बीच विरोधाभासों को हल किया जा सके। संचय राज्य और सहकारिता दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह अत्यधिक नहीं होना चाहिए। हमें सामान्य वर्षों में किसानों को उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से सालाना अपनी व्यक्तिगत आय बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान कठिन जीवन जीते हैं। क्या ये सच है? एक अर्थ में यह है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि साम्राज्यवादियों और उनके एजेंटों ने 1 सदी से अधिक समय तक हम पर अत्याचार और शोषण किया, हमारा देश एक गरीब देश है और न केवल हमारे किसानों, बल्कि हमारे श्रमिकों और बुद्धिजीवियों का जीवन स्तर अभी भी निम्न है। हमें समग्र रूप से अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए धीरे धीरे कई दशकों के कठिन प्रयास की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, ये कहना सही है कि किसान कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में ये सच नहीं है। हम इस आरोप का उल्लेख कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद के 7 वर्षों में केवल श्रमिकों के जीवन में सुधार हुआ है, किसानों के जीवन में नहीं। वास्तव में, बहुत कम अपवादों को छोड़कर किसानों और श्रमिकों दोनों के जीवन में कुछ सुधार हुआ है। आज़ादी के बाद से किसान जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए हैं और उनके उत्पादन में सालाना वृद्धि हुई है। अनाज की फसलें लें। 1949 में देश का उत्पादन केवल 210,000 मिलियन कट्टी से कुछ अधिक था। 1956 तक ये बढ़कर 360,000 मिलियन कैटी से अधिक हो गई, जो लगभग 150,000 मिलियन कैटी की वृद्धि थी। राज्य का कृषि कर भारी नहीं है, केवल प्रति वर्ष 30,000 मिलियन बिल्ली से अधिक है। मानक कीमतों पर किसानों से राज्य द्वारा अनाज की खरीद प्रति वर्ष केवल 50,000 मिलियन बिल्ली से कुछ अधिक है। इन दोनों वस्तुओं की कुल संख्या 80,000 मिलियन कट्टी से अधिक है। इसके अलावा, इस अनाज का आधे से अधिक हिस्सा गांवों और आसपास के शहरों में बेच दिया जाता है। जाहिर है, कोई यह नहीं कह सकता कि किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृषि को विकसित करने और सहकारी समितियों को समेकित करने में मदद करने के लिए, हम कुछ वर्षों के भीतर अनाज कर की कुल वार्षिक राशि और राज्य द्वारा खरीदे गए अनाज को 80,000 मिलियन कट्टी से कुछ अधिक पर स्थिर करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह,
ग्रामीण इलाकों में अब भी पाए जाने वाले अनाज की कमी वाले परिवारों की थोड़ी सी संख्या खत्म हो जाएगी। कुछ औद्योगिक फसल उगाने वाले किसानों को छोड़कर सभी किसान परिवारों के पास या तो अनाज का भंडार होगा या कम से कम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अब नहीं रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में गरीब किसानों और संपूर्ण किसानों का जीवन स्तर मध्यम किसानों के स्तर तक पहुंच जाएगा या उससे आगे निकल जाएगा। किसी किसान की औसत वार्षिक आय की तुलना किसी श्रमिक की औसत वार्षिक आय से करना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि एक बहुत कम है और दूसरा बहुत अधिक, सही नहीं है। चूंकि श्रमिकों की श्रम उत्पादकता किसानों की तुलना में बहुत अधिक है और उनके रहने की लागत शहरों में श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रमिकों को राज्य से विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ है। कम संख्या में श्रमिकों और कुछ राज्य कर्मियों की मजदूरी वास्तव में थोड़ी अधिक है, किसानों के पास इससे असंतुष्ट होने का कारण है और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार कुछ उचित समायोजन करना आवश्यक है। चौथा, उद्योगपतियों और व्यवसायियों का सवाल। हमारी सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के संबंध में वर्ष 1956 में निजी स्वामित्व वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों का संयुक्त राज्य निजी उद्यमों में रूपांतरण और साथ ही कृषि और हस्तशिल्प का सहकारी परिवर्तन देखा गया। इस रूपांतरण की गति और सहजता मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच के अंतर्विरोध को लोगों के बीच के अंतर्विरोध के रूप में मानने से गहराई से जुड़ी हुई थी। क्या ये वर्ग अंतर्विरोध पूरी तरह सुलझ गया है? अभी तक कोई नहीं, इसमें काफ़ी समय लगेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पूंजीपतियों को इस तरह से बदल दिया गया है कि वे अब श्रमिकों से बहुत अलग नहीं हैं और आगे का पुनर्निर्माण अनावश्यक है। अन्य लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों से भी बेहतर हैं। फिर भी अन्य लोग पूछते हैं, यदि पुनर्निर्माण आवश्यक है तो ये श्रमिक वर्ग के लिए क्यों आवश्यक नहीं है? क्या ये राय सही है? बिल्कुल नहीं। समाजवादी समाज के निर्माण में हर किसी को, शोषकों को भी और मेहनतकशों को भी, नए स्वरूप में ढालने की जरूरत है। कौन कहता है कि यह मजदूर वर्ग के लिए आवश्यक नहीं है? निस्संदेह, शोषकों का ढांचा मेहनतकश लोगों के ढांचे से मूलतः भिन्न होता है और दोनों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मजदूर वर्ग पूरे समाज को वर्ग संघर्ष और प्रकृति के खिलाफ संघर्ष में ढालता है और इस प्रक्रिया में वह खुद को ढालता है। इसे काम के दौरान लगातार सीखना चाहिए, धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और ऐसा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें ही लीजिए। हम में से कई लोग हर साल कुछ प्रगति करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर साल खुद को नए रूप में ढाल रहे हैं। अपने लिए मेरे मन में हर तरह के गैर मार्क्सवादी विचार थे और बाद में ही मैंने मार्क्सवाद को अपनाया। मैंने किताबों से थोड़ा सा मार्क्सवाद सीखा और अपनी विचारधारा को नया रूप देने के लिए पहला कदम उठाया, लेकिन मुख्य रूप से वर्षों से वर्ग संघर्ष में भाग लेने के माध्यम से ही मैं नए ढांचे में आया। और यदि मुझे आगे प्रगति करनी है तो मुझे सीखना जारी रखना होगा, अन्यथा मैं पिछड़ जाऊंगा। क्या पूंजीपति इतने अच्छे हो सकते हैं कि उन्हें फिर से नए स्वरूप में ढालने की जरूरत ही न पड़े? कुछ लोगों का तर्क है कि चीनी पूंजीपति वर्ग के चरित्र में अब दो पहलू नहीं, बल्कि केवल एक ही पक्ष है। क्या ये सच है? नहीं। जबकि पूंजीपति वर्ग के सदस्य संयुक्त राज्य निजी उद्यमों में प्रशासनिक कर्मचारी बन गए हैं और शोषक से अपने श्रम से जीने वाले कामकाजी लोगों में परिवर्तित हो रहे हैं, फिर भी उन्हें संयुक्त उद्यमों में अपनी पूंजी पर ब्याज की एक निश्चित दर मिलती है, अर्थात उन्होंने अभी तक खुद को शोषण की जड़ों से अलग नहीं किया है। उनके और श्रमिक वर्ग के बीच विचारधारा, भावनाओं और जीवन की आदतों में अभी भी काफ़ी अंतर है। ये कैसे कहा जा सकता है कि अब उनके चरित्र के दो पहलू नहीं हैं? यहाँ तक कि जब उन्हें अपना निश्चित ब्याज भुगतान मिलना बंद हो जाएगा और बुर्जुआ लेबल हटा दिया जाएगा, तब भी उन्हें काफ़ी समय तक वैचारिक पुनर्रचना की आवश्यकता होगी। यदि, जैसा कि आरोप लगाया गया है, पूंजीपति वर्ग का अब दोहरा चरित्र नहीं है, तो पूंजीपतियों के पास अध्ययन करने और खुद को फिर से ढालने का कार्य नहीं रहेगा। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ये दृष्टिकोण न तो हमारे उद्योगपतियों और व्यापारियों की वास्तविक स्थिति से मेल खाता है और न ही उनमें से अधिकांश जो चाहते हैं उससे मेल खाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनमें से अधिकांश अध्ययन करने के इच्छुक रहे हैं और उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है। चूंकि उनका संपूर्ण पुनर्निर्माण केवल काम के दौरान ही प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें उद्यमों में कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ मिलकर श्रम में संलग्न होना चाहिए और इन उद्यमों को खुद को फिर से ढालने के लिए मुख्य स्थान के रूप में मानना चाहिए। लेकिन उनके लिए अध्ययन के माध्यम से अपने कुछ पुराने विचारों को बदलना भी जरूरी है। ऐसा अध्ययन स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। जब वे कुछ हफ्तों तक अध्ययन समूहों में रहने के बाद उद्यमों में लौटते हैं, तो कई उद्योगपतियों और व्यापारियों को पता चलता है कि श्रमिकों और राज्य के स्वामित्व के प्रतिनिधियों के साथ उनकी आम भाषा अधिक है और इसलिए साथ मिलकर काम करने की बेहतर संभावनाएं
हैं। वे व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि अध्ययन करते रहना और खुद को नए रूप में ढालना उनके लिए अच्छा है। ऊपर उल्लिखित विचार की अध्ययन और पुनर्निर्माण आवश्यक नहीं है। अधिकांश उद्योगपतियों और व्यापारियों के विचारों को नहीं बल्कि केवल एक छोटी संख्या को दर्शाता है। पांचवां, बुद्धिजीवियों का प्रश्न। हमारे देश में लोगों के बीच के विरोधाभास बुद्धिजीवियों के बीच भी व्यक्त होते हैं। पुराने समाज के लिए काम करने वाले कई मिलियन बुद्धिजीवी नए समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, और अब सवाल यह उठता है कि वे नए समाज की ज़रूरतों के साथ कैसे फिट हो सकते हैं और हम ऐसा करने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये भी लोगों में विरोधाभास है। हमारे अधिकांश बुद्धिजीवियों ने पिछले 7 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दिखा दिया है कि वे समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर हैं। कई लोग परिश्रमपूर्वक मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ कम्युनिस्ट बन गए हैं। उत्तरार्ध, हालांकि वर्तमान में संख्या में कम हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। बेशक अभी भी कुछ बुद्धिजीवी हैं जो समाजवाद के बारे में सशंकित हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं। समाजवाद के निर्माण के विशाल कार्य के लिए चीन को यथासंभव अधिक से अधिक बुद्धिजीवियों की सेवाओं की आवश्यकता है। हमें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो वास्तव में समाजवाद की सेवा करने के इच्छुक हैं, और उनके साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से सुधारना चाहिए और समाधान की आवश्यकता वाली समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा को पूरा खेल दे सकें। हमारे कई साथी बुद्धिजीवियों के साथ एकजुट होने में अच्छे नहीं हैं। उनके प्रति उनका रवैया कठोर है, उनके काम के प्रति सम्मान की कमी है, और वे कुछ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जहां हस्तक्षेप अनुचित है। हमें ऐसी सभी कमियों को दूर करना होगा। हालांकि बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने प्रगति की है, लेकिन उन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें खुद को फिर से ढालना जारी रखना चाहिए, धीरे धीरे अपने बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण को त्यागना चाहिए और सर्वहारा साम्यवादी विश्व दृष्टिकोण को प्राप्त करना चाहिए ताकि वे नए समाज की ज़रूरतों के साथ पूरी तरह से फिट हो सकें और श्रमिकों और किसानों के साथ एकजुट हो सकें। विश्व दृष्टिकोण में परिवर्तन मौलिक है, और अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे अधिकांश बुद्धिजीवियों ने इसे पूरा कर लिया है। हमें आशा है कि वे प्रगति करते रहेंगे और काम और अध्ययन के दौरान वे धीरे धीरे साम्यवादी विश्व दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, मार्क्सवाद लेनिनवाद को समझेंगे और श्रमिकों और किसानों के साथ एकीकृत होंगे। हम आशा करते हैं कि वे आधे रास्ते में नहीं रुकेंगे, या इससे भी बदतर, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पीछे जाने में उनके लिए कोई भविष्य नहीं होगा। चूंकि हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था बदल गई है और बुर्जुआ विचारधारा का आर्थिक आधार मुख्यतः नष्ट हो गया है, इसलिए बड़ी संख्या में हमारे बुद्धिजीवियों के लिए अपना विश्व दृष्टिकोण बदलना न केवल अनिवार्य है, बल्कि ऐसा करना उनके लिए संभव भी है। लेकिन विश्व दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव में बहुत लंबा समय लगता है, और हमें उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और अधीर नहीं होना चाहिए। दरअसल कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वैचारिक रूप से मार्क्सवाद लेनिनवाद और साम्यवाद को स्वीकार करने में हमेशा अनिच्छुक रहेंगे। हम उनसे जो मांग करते हैं उसमें हमें बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, जब तक वे राज्य द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और वैध कार्यों में संलग्न हैं। हमें उन्हें उपयुक्त कार्य के अवसर देने चाहिए। छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच हाल ही में वैचारिक और राजनीतिक कार्यों में गिरावट आई है और कुछ अस्वस्थ प्रवृत्तियां सामने आई हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब उन्हें राजनीति या मातृभूमि के भविष्य और मानव जाति के आदर्शों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है मानो मार्क्सवाद, जो एक समय बहुत प्रचलन में था, वर्तमान में उतना प्रचलन में नहीं है। इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वैचारिक और राजनीतिक कार्यों को मजबूत करना होगा। विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों दोनों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अपने विशिष्ट विषयों के अध्ययन के अलावा उन्हें वैचारिक और राजनीतिक रूप से प्रगति करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें मार्क्सवाद, वर्तमान घटनाओं और राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। सही राजनीतिक रुझान न होना आत्मा न होने के समान है। अतीत में वैचारिक पुनर्रचना आवश्यक थी और इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन इसे कुछ हद तक असभ्य तरीके से चलाया गया और कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई। यह अच्छा नहीं था। हमें भविष्य में ऐसी कमियों से बचना चाहिए। सभी विभागों और संगठनों को वैचारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी, यूथ लीग, इस कार्य के प्रभारी सरकारी विभागों और विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों पर लागू होता है। हमारी शैक्षिकी नीति को शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकसित होने और समाजवादी चेतना और संस्कृति दोनों के साथ कार्यकर्ता बनने में सक्षम बनाना चाहिए। हमें परिश्रम और मितव्ययता से अपने देश के निर्माण का विचार फैलाना चाहिए।
हमें अपने सभी युवाओं को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि हमारा देश अभी भी एक बहुत गरीब देश है, कि हम इस स्थिति को थोड़े समय में मौलिक रूप से नहीं बदल सकते हैं, और यह केवल हमारी युवा पीढ़ी और हमारे सभी लोगों के दशकों के एकजुट प्रयास के माध्यम से, उनके साथ काम करके क्या अपने हाथों से चीन को समृद्ध और मजबूत बनाया जा सकता है। हमारी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना ने भविष्य के आदर्श समाज की ओर जाने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इस आदर्श को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। हमारे कुछ युवा सोचते हैं कि समाजवादी समाज स्थापित होने के बाद सब कुछ सही होना चाहिए और उन्हें बिना किसी मेहनत के एक खुशहाल जीवन का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए। यह अवास्तविक है। छठा, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं का प्रश्न। हमारे देश में अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की संख्या 30 मिलियन से अधिक है। हालांकि वे कुल जनसंख्या का केवल 6% हैं, फिर भी वे व्यापक क्षेत्रों में निवास करते हैं जो चीन के कुल क्षेत्रफल का 50 से 60% है। इसलिए हान लोगों और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच अच्छे संबंध को बढ़ावा देना जरूरी है। इस प्रश्न की कुंजी हान अंधराष्ट्रवाद पर काबू पाने में निहित है। साथ ही स्थानीय राष्ट्रीयता अंधराष्ट्रवाद पर काबू पाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए, जहां भी यह अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच मौजूद है। हंचौविनिज्म और स्थानीय राष्ट्रीयता अंधराष्ट्रवाद दोनों ही राष्ट्रीयताओं की एकता के लिए हानिकारक हैं। वे लोगों के बीच एक प्रकार के विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हल किया जाना चाहिए। हमने इस दिशा में पहले ही कुछ काम कर लिया है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं वाले अधिकांश क्षेत्रों में राष्ट्रीयताओं के बीच संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कई समस्याओं का समाधान होना बाकी है। कुछ क्षेत्रों में हान अंधराष्ट्रवाद और स्थानीय राष्ट्रीयता अंधराष्ट्रवाद दोनों अभी भी गंभीर स्तर तक मौजूद हैं और इस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिकांश अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता वाले क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सुधार और समाजवादी परिवर्तन मुख्य रूप से पूरे हो गए हैं। तिब्बत में अभी तक डेमोक्रेट सुधार नहीं किए जा सके हैं क्योंकि परिस्थितियां उपयुक्त नहीं हैं। केंद्रीय पीपुल्स सरकार और तिब्बत की स्थानीय सरकार के बीच हुए 17 अनुच्छेद समझौते के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन समय तभी तय किया जा सकता है जब तिब्बत के लोगों का बड़ा बहुमत और स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक हस्तियां इसे उपयुक्त मानती हैं, और किसी को अधीर नहीं होना चाहिए। अब ये निर्णय लिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, इसका निर्णय उस समय की स्थिति के आलोक में ही किया जा सकता है। सातवां, संपूर्ण विचार विमर्श और उचित व्यवस्था। समग्र विचार से हमारा तात्पर्य उस विचार से है जो हमारे देश के 600 मिलियन लोगों को गले लगाता है। योजनाएं बनाने, मामलों को संभालने या समस्याओं पर विचार करने में हमें इस तथ्य से आगे बढ़ना चाहिए कि चीन की आबादी 600 मिलियन है और हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम इसे मुद्दा क्यों बनाते हैं? क्या ये संभव है कि ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात से अनजान हैं कि हमारी आबादी 600 मिलियन है? बेशक हर कोई यह जानता है, लेकिन जब वास्तविक अभ्यास की बात आती है तो कुछ लोग इसके बारे में सब भूल जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जितने कम लोग हों, घेरा जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। जिन लोगों के पास ये छोटा वृत्त मानसिकता है, वे हर सकारात्मक कारक को काम में लाने, उन सभी के साथ एकजुट होने के विचार से घृणा करते हैं जिनके साथ एकजुट हो सकते हैं, और नकारात्मक कारकों को सकारात्मक में बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं ताकि महान उद्देश्य की पूर्ति हो सके। समाजवादी समाज का निर्माण। मुझे उम्मीद है कि ये लोग व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे और पूरी तरह से पहचानेंगे कि हमारी आबादी 600 मिलियन है, कि यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है और यह हमारे लिए एक संपत्ति है। हमारी बड़ी आबादी अच्छी बात है, लेकिन निस्संदेह इसमें कुछ कठिनाइयां भी शामिल हैं। निर्माण सभी मोर्चों पर जोर शोर से आगे बढ़ रहा है और बहुत सफलतापूर्वक भी, लेकिन जबरदस्त सामाजिक परिवर्तन के वर्तमान संक्रमण काल में अभी भी कई कठिन समस्याएं हैं। प्रगति और साथ ही कठिनाइयां, यह एक विरोधाभास है। हालांकि ऐसे सभी विरोधाभासों का न केवल समाधान होना चाहिए, बल्कि वे निश्चित रूप से हो सकते हैं। हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत समग्र विचार और उचित व्यवस्था है। कोई भी समस्या हो, चाहे वह भोजन, प्राकृतिक आपदाओं, रोजगार, शिक्षा, बुद्धिजीवियों, सभी देशभक्त ताकतों के संयुक्त मोर्चे, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं या किसी अन्य चीज से संबंधित हो, हमें हमेशा समग्र विचार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए, जो पूरे लोगों को गले लगाता है और किसी विशेष समय और स्थान पर जो संभव है, उसके आलोक में सभी संबंधित मंडलों के साथ परामर्श के बाद उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
हमें किसी भी हालत में ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं, कि अन्य लोग पिछड़े हैं, कि चीज़ें परेशानी भरी हैं और संभालना कठिन है, और उनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को ही हर किसी और हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई मामलों में उन्हें सीधे सार्वजनिक संगठनों या जनता की देखभाल के लिए छोड़ा जा सकता है। दोनों उन्हें संभालने के कई अच्छे तरीके ईजाद करने में काफ़ी सक्षम हैं। ये समग्र विचार और समर्थक व्यवस्था के सिद्धांत के दायरे में भी आता है। हमें हर जगह सार्वजनिक संगठनों और लोगों को इस पर मार्गदर्शन देना चाहिए। 8वां, 100 फूल खिलें, 100 विचारधाराएं आपस में लड़ें और दीर्घकालिक सह अस्तित्व और पारस्परिक पर्यवेक्षण पर। 100 फूलों को खिलने दो, 100 विचारधाराओं को संघर्ष करने दो और दीर्घकालिक सह अस्तित्व और पारस्परिक पर्यवेक्षण। ये नारे कैसे लगाए गए? उन्हें चीन की विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनज़र, समाजवादी समाज में विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों के निरंतर अस्तित्व की मान्यता में और देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति देने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में सामने रखा गया था। 100 फूल खिलने और 100 विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने देना हमारी भूमि में कला और विज्ञान में प्रगति और एक समृद्ध समाजवादी संस्कृति को बढ़ावा देने की नीति है। कला में विभिन्न रूपों और शैलियों को स्वतंत्र रूप से विकसित होना चाहिए और विज्ञान में विभिन्न स्कूलों को स्वतंत्र रूप से संघर्ष करना चाहिए। हमारा मानना है कि यह कला और विज्ञान के विकास के लिए हानिकारक है यदि प्रशासनिक उपायों का उपयोग कला की एक विशेष शैली या विचारधारा को लागू करने और दूसरे पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है। कला और विज्ञान में सही और गलत के प्रश्नों को कलात्मक और वैज्ञानिक हलकों में स्वतंत्र चर्चा के माध्यम से और इन क्षेत्रों में व्यवहारिक कार्य के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इनका निपटारा अति सरल तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। कुछ सही है या गलत, ये निर्धारित करने के लिए अक्सर परीक्षण की अवधि की आवश्यकता होती है। पूरे इतिहास में शुरुआत में नई और सही चीज़ें अक्सर बहुसंख्यक लोगों से मान्यता हासिल करने में विफल रहीं और उन्हें संघर्ष के माध्यम से उतार चढ़ाव से विकसित होना पड़ा। अक्सर सही और अच्छी चीज़ों को पहले सुगंधित फूल नहीं बल्कि जहरीली घास फूस समझा जाता था। कोपरनिकस के सौर मंडल के सिद्धांत और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को एक बार गलत बताकर खारिज कर दिया गया था और उन्हें कड़े विरोध पर जीत हासिल करनी पड़ी थी। चीनी इतिहास ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। समाजवादी समाज में नए के विकास की परिस्थितियां पुराने समाज से मौलिक रूप से भिन्न और कहीं बेहतर होती हैं। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि नई उभरती ताकतों को रोक दिया जाता है और अच्छे विचारों को दबा दिया जाता है। इसके अलावा उनके जानबूझकर दमन के अभाव में भी विवेक की कमी के कारण नई चीज़ों का विकास बाधित हो सकता है। इसलिए कला और विज्ञान में सही और गलत के सवालों के बारे में सावधान रहना, स्वतंत्र चर्चा को प्रोत्साहित करना और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना आवश्यक है। हमारा मानना है कि इस तरह का रवैया कला और विज्ञान के अपेक्षाकृत सुचारू विकास को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। मार्क्सवाद भी संघर्ष से ही विकसित हुआ है। शुरुआत में मार्क्सवाद पर हर तरह के हमले किए गए और उसे एक जहरीली घास माना गया। दुनिया के कई हिस्सों में अब भी यही स्थिति है। समाजवादी देशों में इसे एक अलग स्थान प्राप्त है, लेकिन गैर मार्क्सवादी और इससे भी अधिक मार्क्सवाद विरोधी विचारधाराएं इन देशों में भी मौजूद हैं। चीन में हालांकि स्वामित्व की व्यवस्था के संबंध में समाजवादी परिवर्तन मुख्य रूप से पूरा हो चुका है और हालांकि क्रांति के समय की जनता के बड़े पैमाने पर अशांत वर्ग संघर्ष मुख्य रूप से समाप्त हो गए हैं, फिर भी वहां अवशेष हैं अपदस्थ जमींदार और दलाल वर्गों में अभी भी पूंजीपति वर्ग मौजूद है और निम्न पूंजीपति वर्ग का पुनर्निर्माण अभी शुरू ही हुआ है। वर्ग संघर्ष किसी भी तरह खत्म नहीं हुआ है। सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष, विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच वर्ग संघर्ष और वैचारिक क्षेत्र में सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष अभी भी लंबा और टेढ़ा और कभी कभी बहुत तीव्र होगा। सर्वहारा वर्ग दुनिया को अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुसार बदलना चाहता है और पूंजीपति भी ऐसा ही करता है। इस संबंध में ये सवाल कि जीत किसकी होगी, समाजवाद या पूंजीवाद, वास्तव में अभी तक तय नहीं हुआ है। मार्क्सवादी पूरी आबादी के साथ साथ बुद्धिजीवियों के बीच भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। इसलिए मार्क्सवाद को संघर्ष के माध्यम से विकसित होते रहना चाहिए। मार्क्सवाद केवल संघर्ष के माध्यम से ही विकसित हो सकता है और यह न केवल अतीत और वर्तमान के लिए सच है बल्कि यह भविष्य के लिए भी सच है। जो सही है वह हमेशा गलत के साथ संघर्ष के दौरान विकसित होता है। सच्चा, अच्छा और सुंदर हमेशा झूठ, बुरे और कुरूप के विपरीत अस्तित्व में रहता है और उनके साथ संघर्ष में बढ़ता है। जैसे ही किसी गलत चीज़ को अस्वीकार कर दिया जाता है और किसी विशेष सत्य को मानव जाति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, नए सत्य नई त्रुटियों के साथ संघर्ष करना शुरू कर देते हैं।
ऐसे संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। ये सत्य और स्वाभाविक रूप से मार्क्सवाद के विकास का नियम है। हमारे देश में समाजवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष में इस मुद्दे को तय करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसका कारण यह है कि पूंजीपति वर्ग और पुराने समाज से आए बुद्धिजीवियों का प्रभाव, वही प्रभाव जो उनकी वर्ग विचारधारा का गठन करता है, हमारे देश में लंबे समय तक बना रहेगा। यदि इसे बिल्कुल भी नहीं समझा गया या अपर्याप्त रूप से समझा गया तो सबसे गंभीर गलतियां की जाएंगी और वैचारिक क्षेत्र में संघर्ष छेड़ने की आवश्यकता को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। वैचारिक संघर्ष संघर्ष के अन्य रूपों से भिन्न होता है क्योंकि उपयोग की जाने वाली एकमात्र विधि श्रमसाध्य तर्क है, न कि कठोर दबाव। आज वैचारिक संघर्ष में समाजवाद लाभप्रद स्थिति में है। राज्य की मूल शक्ति सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकश लोगों के हाथों में है। कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है और उसकी प्रतिष्ठा ऊंची है। हालांकि हमारे काम में खामियां और गलतियां हैं, हर निष्पक्ष सोच वाला व्यक्ति देख सकता है कि हम लोगों के प्रति वफादार हैं, कि हम दोनों उनके साथ मिलकर अपनी मातृभूमि का निर्माण करने के लिए दृढ़ और सक्षम हैं, और हमने पहले ही बड़ी सफलताएं हासिल कर ली हैं और भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। पुराने समाज से आने वाले पूंजीपति वर्ग और बुद्धिजीवियों का विशाल बहुमत देशभक्त है और अपनी समृद्ध समाजवादी मातृभूमि की सेवा करने के इच्छुक हैं। वे जानते हैं कि उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ भी नहीं होगा और यदि वे समाजवादी उद्देश्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले मेहनतकश लोगों से दूर हो जाते हैं तो उनका भविष्य संभवतः उज्ज्वल नहीं हो सकता है। लोग पूछ सकते हैं कि चूंकि मार्क्सवाद को हमारे देश में अधिकांश लोगों द्वारा मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो क्या इसकी आलोचना की जा सकती है? निश्चित रूप से यह हो सकता है। मार्क्सवाद वैज्ञानिक सत्य है और आलोचना से नहीं डरता। यदि ऐसा हुआ और यदि इसे आलोचना द्वारा उखाड़ फेंका जा सका तो ये बेकार होगा। दरअसल, क्या आदर्शवादी हर दिन और हर तरह से मार्क्सवाद की आलोचना नहीं कर रहे हैं? और जो लोग बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ विचारों को आश्रय देते हैं और बदलना नहीं चाहते, क्या वे भी हर तरह से मार्क्सवाद की आलोचना नहीं कर रहे हैं? मार्क्सवादियों को किसी भी वर्ग की आलोचना से नहीं डरना चाहिए। इसके विपरीत, उन्हें खुद को संयमित करने और विकसित करने और आलोचना के बावजूद और संघर्ष के तूफान और तनाव में नई स्थिति हासिल करने की ज़रूरत है। गलत विचारों के खिलाफ लड़ना टीका लगवाने जैसा है। टीकाकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। हॉटहाउस में उगाए गए पौधों के कठोर होने की संभावना नहीं है। 100 फूल खिलने दो और 100 विचारधाराओं को संघर्ष करने दो की नीति पर अमल करने से वैचारिक क्षेत्र में मार्क्सवाद की अग्रणी स्थिति कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगी। गैर मार्क्सवादी विचारों के प्रति हमारी नीति क्या होनी चाहिए? जहां तक असंदिग्ध प्रतिक्रांतिकारियों और समाजवादी उद्देश्य के तोड़फोड़ करने वालों का सवाल है, मामला आसान है। हम बस उन्हें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करते हैं। लेकिन लोगों के बीच गलत विचार होना बिल्कुल अलग बात है। क्या ऐसे विचारों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें अभिव्यक्ति के किसी भी अवसर से वंचित करने से काम चल जाएगा? हरगिज नहीं। लोगों के बीच वैचारिक प्रश्नों, मनुष्य की मानसिक दुनिया के प्रश्नों से निपटने में कच्चे तरीकों का उपयोग करना न केवल निरर्थक है बल्कि बहुत हानिकारक भी है। आप गलत विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन विचार तो वहीं रहेंगे। दूसरी ओर, यदि सही विचारों को घरों में लाड़ प्यार दिया जाता है और कभी भी तत्वों के संपर्क में नहीं लाया जाता है और बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है, तो वे गलत विचारों से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए चर्चा, आलोचना और तर्क की पद्धति को अपनाकर ही हम वास्तव में सही विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और गलत विचारों पर काबू पा सकते हैं, और हम वास्तव में मुद्दों को सुलझा सकते हैं। यह अपरिहार्य है कि पूंजीपति वर्ग और निम्न पूंजीपति वर्ग अपनी अपनी विचारधाराओं को अभिव्यक्ति देंगे। यह अवश्यंभावी है कि वे हर संभव तरीके से राजनीतिक और वैचारिक सवालों पर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। आप उनसे अन्यथा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें दमन की पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए और साथ ही उनके साथ बहस करनी चाहिए और उन पर उचित आलोचना निर्देशित करनी चाहिए। निस्संदेह, हमें हर विवरण के गलत विचारों की आलोचना करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से सही नहीं होगा कि आलोचना से दूर रहें, गलत विचारों को अनियंत्रित रूप से फैलाते रहें और उन्हें मैदान पर हावी होने दें। गलतियों की आलोचना की जानी चाहिए और जहां भी जहरीली घास उगती है, उनसे लड़ना चाहिए। हालांकि ऐसी आलोचना हठधर्मी नहीं होनी चाहिए और इसमें तत्वमीमांसा पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर द्वंद्वात्मक पद्धति को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आवश्यकता है वैज्ञानिक विश्लेषण और ठोस तर्क की। हठधर्मितापूर्ण आलोचना से कुछ भी हल नहीं होता।
हम किसी भी प्रकार के जहरीले खरपतवार के खिलाफ हैं, लेकिन ईव को सावधानीपूर्वक ये भेद करना चाहिए कि कौन सा वास्तव में जहरीला खरपतवार है और कौन सा वास्तव में एक सुगंधित फूल है। जनता के साथ मिलकर हमें दोनों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना सीखना चाहिए और जहरीली खरपतवारों से लड़ने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी समय जब हम हठधर्मिता की आलोचना करते हैं, हमें अपना ध्यान संशोधनवाद की आलोचना पर केंद्रित करना चाहिए। संशोधनवाद या दक्षिणपंथी अवसरवाद विचार की एक बुर्जुआ प्रवृत्ति है जो हठधर्मिता से भी अधिक खतरनाक है। संशोधनवादी, दक्षिणपंथी अवसरवादी मार्क्सवाद के प्रति दिखावा करते हैं, वे भी हठधर्मिता पर हमला करते हैं, लेकिन वे वास्तव में जिस पर हमला कर रहे हैं वह मार्क्सवाद की सर्वोत्कृष्टता है। वे भौतिकवाद और द्वंद्ववाद का विरोध करते हैं या उसे विकृत करते हैं, लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही और कम्युनिस्ट पार्टी की अग्रणी भूमिका का विरोध करते हैं या उसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं, और समाजवादी परिवर्तन और समाजवादी निर्माण का विरोध करते हैं या उसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं। हमारी समाजवादी क्रांति की बुनियादी जीत के बाद भी हमारे समाज में अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जो पूंजीवादी व्यवस्था को बहाल करने की व्यर्थ आशा करते हैं और वैचारिक सहित हर मोर्चे पर मजदूर वर्ग से लड़ने के लिए निश्चित हैं। और इस संघर्ष में उनके दाहिने हाथ संशोधनवादी हैं। वस्तुतः 2 नारे 100 फूल खिलने दो और 100 विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दो का कोई वर्ग चरित्र नहीं है। सर्वहारा वर्ग उनका हिसाब ले सकता है और इसी तरह पूंजीपति वर्ग या अन्य भी ऐसा कर सकते हैं। सुगंधित फूल क्या हैं और जहरीली घास क्या हैं, इस पर विभिन्न वर्गों, तबकों और सामाजिक समूहों के अपने अपने विचार हैं। फिर जनता के दृष्टिकोण से आज सुगंधित फूलों को जहरीली घास फूस से अलग करने का मानदंड क्या होना चाहिए? हमारी जनता को अपनी राजनीतिक गतिविधियों में ये कैसे परखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के शब्द और कर्म सही हैं या गलत? हमारे संविधान के सिद्धांतों, हमारे लोगों के भारी बहुमत की इच्छा और हमारे राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न अवसरों पर घोषित सामान्य